नमस्कार। हम डोगरे हैं क्योंकि हम डुग्गर प्रदेश के वासी हैं। हमारी मातृभाषा डोगरी है, लेकिन हम डोगरे ही डोगरों से डोगरी में बात करते हुए झिझकते हैं, शर्म आती है हमें। लेकिन एक बात बताऊं आपको, हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत हमारा अस्तित्व है। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के इस अंक में आपकी मुलाकात करवाएंगे न केवल जम्मू संभाग या जम्मू व कश्मीर, बल्कि राष्ट्रीय गौरव पद्मश्री डॉक्टर जितेंद्र उधमपुरी जी से। उधमपुरी सर, एक्सेलसियर न्यूज़ के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक्सेलसियर ने राजेश्वर जी एक बहुत अच्छा काम किया है और मैं मानता हूँ कि बड़ा काम किया है जो उन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया है। इससे यकीनन डोगरी भाषा को, डोगरा कल्चर को, डोगरी ज़ुबान को तरक्की मिलेगी, इनकी प्रगति होगी। राजेश्वर जी, डोगरे दुनिया भर में दो बातों के लिए मशहूर हैं। डोगरे खुददार हैं, डोगरे सादा हैं, लेकिन डोगरे बेइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर पाते। डोगरे जो दो मखसूस बातों के लिए जिनकी वजह से डोगरों की बहुत बड़ी पहचान है, वो ये कि डोगरों ने युद्ध क्षेत्र में कभी पीठ नहीं दिखाई। डोगरे अपनी वीरता के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर हैं। और दूसरी बात जिसके लिए डोगरों का एक अहम मकाम है, वो है यहाँ की पहाड़ी चित्रकला। यहाँ की पहाड़ी चित्रकला दुनिया भर में मशहूर है। आपको दुनिया में कोई ऐसी आर्ट गैलरी नहीं मिलेगी जहाँ पहाड़ी चित्रकला के 2, 4, 10 नमूने ना हों। तो डोगरे बड़े बाइज़्ज़त लोग हैं, खुददारी से जीते हैं, सर नहीं झुकाते, गुलामी नहीं करते। डोगरे जब भी युद्ध क्षेत्र में जाएंगे अव्वल तो जीत कर आएंगे, नहीं कभी भी पीठ दिखाएंगे नहीं। सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता था कि शुरुआत में डोगरे डोगरी बोलने में शर्म करते थे। शायद शासन या प्रशासन में पंजाबी का बोलबाला था, लेकिन आप जैसे लेखक जो उस दौर में लिखने लगे, उर्दू से शुरुआत की, पंजाबी में भी लिखा आपने, और फिर डोगरी को बहुत समृद्ध किया साहित्य से, अलग अलग भाषाओं में लिखकर भी। उस दौर में जबकि डोगरी को ना तो प्रोत्साहन था, ना ही लोग डोगरी ज़ुबान में बात करने को प्राथमिकता देते थे, आपने क्या सोचकर डोगरी साहित्य में साहित्य सृजन किया? राजेश्वर जी, ऐसा है कि आप ज़रा गांव में निकल जाइए। भारतवर्ष में 70% लोग गांव में बसते हैं। आज भी आप गांव में चले जाइए, वहाँ लोग सचमुच डोगरी बोलते हैं, बड़ी प्यारी मीठी बहुत डोगरी बोलते हैं। ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी डोगरी में लिखना शुरू नहीं हुआ था। 1944 में डोगरी की पहली किताब, कहानियों की किताब थी वो, और उसके लेखक थे भगवत प्रसाद साठे। पहला फुल किताब छपी और तब से लिखित साहित्य का एक दौर शुरू हो गया। धीरे धीरे लोग इस क्षेत्र में आते गए। जिन लोगों को अपनी भाषा से प्यार था, अपनी संस्कृति से प्यार था, वो लोग महसूस करने लगे कि हमारा वजूद क्या है हमारी भाषा के बगैर। हमारी भाषा के बगैर किसी भी कौम का वजूद उसकी मातृभाषा के बगैर कुछ भी नहीं है। ये एहसास चंद लोगों को हुआ, जिनमें 4 लोग बड़े मशहूर थे, 4 लेखक। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा रामनाथ शास्त्री जी का, फिर भगवत प्रसाद साठे, फिर इस तरह के कुछ लोग थे। हाँ, इस तरह के कुछ 4-5 लोग थे। DC प्रशांत थे। ये 4-5 लोग ऐसे थे जो इस मैदान में आए और उन्होंने डोगरी के लिए काम शुरू किया। वो दौर ऐसा था राजेश्वर जी कि दफ्तर से छुट्टी हुई, अगर हम दफ्तर में काम करते हैं, दफ्तर में छुट्टी हुई तो शाम को निकल जाओ किसी गांव में, दूर दराज गांव में मुशायरे हुआ करते थे, रामलीलाएं हुआ करती थी, नाटक हुआ करते थे और एक पहचान बनना शुरू हुई। इसके बाद बहुत से लेखक डोगरी के साथ जुड़ते गए। मदन मोहन शर्मा जी आ गए,
नरेंद्र खजूरिया थे, वेदराही थे, ये लोग कहानीकार, राम कुमार अब्रोल थे, ये बहुत अच्छे कहानीकार थे। इनकी कहानी में दम है। नरेंद्र खजूरिया जी को अपनी पहली कहानियों की किताब पर ही साहित्य अकादमी अवार्ड मिल गया, नीले अंबर काले बदल। पद्मा जी पहली ऐसी लेखिका थी जिन्हें डोगरी का सबसे पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और डोगरी में सबसे पहले महिला वर्ग में लिखने वाली पद्मा जी थी। उनको तो हम डोगरी का एम्बेसडर मानते हैं। उन्होंने बहुत जो काम शास्त्री जी ने और इस ग्रुप ने यहाँ किया, वही काम उससे भी ज़्यादा पद्मा ने दिल्ली मुंबई में रहकर किया। तो ऐसा ही कारवां अकेले ही शुरू हुआ था, लोग मिलते गए, कारवां मैं पूछ रहा था कि आप कैसे प्रभावित हुए लिखने के लिए डोगरी में, क्योंकि आपने 40 के करीब किताबें लिखी और डोगरी में आपको साहित्य अकादमी का मेन पुरस्कार भी मिला, उसके बाद अनुवाद का पुरस्कार भी मिला, फिर साहित्य के लिए ही आपको राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिला एजुकेशन एंड लिटरेचर में, और सबसे बड़ा 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडियन रिपब्लिक पद्मश्री से भी नवाजे गए आप। ये गौरव का क्षण था सभी जम्मू वासियों के लिए। जी, ऐसा है कि लिखना मैंने उर्दू में शुरू किया था। मेरे पिताजी उर्दू और संस्कृत के विद्वान थे, तो लिखना उर्दू में ही शुरू हुआ। और मुझे अभी भी याद है कि पहले ये सन 1960-62 की बात है, मैंने गज़लें लिखना शुरू की थी उर्दू में, क्योंकि बचपन में ही मैंने ज़ौक़, मीर, गालिब वगैरह बड़े बड़े शायरों, मीर को, इन बड़े बड़े शायरों को पढ़ा था। हिंदी में मैंने पंत, प्रसाद, निराला, महादेवी वगैरह शायरों, दिनकर जी को पढ़ा था। इस तरह से मेरा लिखना उर्दू और हिंदी में बराबर चलता रहा। उर्दू में मुझे अभी भी याद है कि जो पहली गज़ल मेरी मिलाप में छपी, उसके 2 शेर मुझे अभी भी याद हैं। कोई अहले वफ़ा नहीं होता, कोई अहले वफ़ा नहीं होता, गम भी गम की दवा नहीं होता, गम भी गम की दवा नहीं होता, टूटते हैं सितम हम गरीबों पर, टूटते हैं सितम हम गरीबों पर, तेरी दुनिया में क्या नहीं होता, तेरी दुनिया में क्या नहीं होता। ये उर्दू की मेरी पहली गज़ल के चंद अशआर थे। तो शुरुआत ही बहुत खूब हुई फिर। जी, ऐसा था कि ज़िंदगी बड़ी तल्ख थी, बड़ी गुर्बत में ज़िंदगी बीती है, बड़ी कठिनाइयों में बीती है। 34 साल की उम्र में मेरी माताजी की डेथ हो गई। उन्हें लिवर कैंसर था। मैंने बहुत मुश्किलें देखी हैं और उसके बाद घर गृहस्थी का काम मेरे ज़िम्मे आया, बड़ी मेहनत करनी पड़ी। मुश्किलों के बावजूद भी सर आपने डोगरी साहित्य हो, पंजाबी साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, समृद्ध किया। डोगरी मेरी माँ है, डोगरी मेरी मातृभाषा है, मातृभाषा से बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं। सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आजकल कई बार कुछ लोग मैं कहूँगा कंट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जैसे कि आपने खुद कहा मौखिक साहित्य से जब हम लिखित साहित्य की तरफ आए 1944 के लगभग, है ना, तो उसके बाद हम लोगों ने डोगरी लेखकों ने, साहित्यकारों ने देवनागरी लिपि अपना ली, जबकि कहा जाता है टाकरी भाषा का अस्तित्व खतरे में है। तो क्या टाकरी भाषा में पुनः लौट पाना संभव है? कहीं हम शून्य पे तो नहीं अटक के रह जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, सचमुच हम शून्य पर अटक जाएंगे। डोगरी की जो लिपि टाकरी है, इसको जानने वाले बहुत कम लोग थे। मेरे ख्याल में इक्का दुक्का लोग थे जिनको ये लिपि आती थी। अगर हम उस लिपि में लिखते तो ना किसी ने पढ़ना था और ना लिखने वालों ने लिखना था। इसलिए इन लोगों ने, जिन्होंने डोगरी संस्था के जो नुमाइंदा लोग थे, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि हमें और भी कुछ भाषाओं ने देवनागरी को अपनाया, तो हमारी तरक्की इसी में है कि हम देवनागरी को अपनाएं, क्योंकि हिंदी स्कूलों में भी पढ़ी जाती है, हिंदी घरों में भी बहुत से घरों में बोली जाती है। तो ये सही डिसीजन था। लिपि आसान भी है, बिल्कुल आसान है जी। देवनागरी इतनी खूबसूरत लिपि है कि आप जो पढ़ते हैं, जो बोलते हैं, वही पढ़ते हैं। उर्दू ज़बान में ऐसा नहीं है। उर्दू में पेश, ज़बर, ज़ेर का रिवाज नहीं रहा। आप अगर ये एक शब्द को लें,
पुरकैफ शब्द को लें तो आप इसको पढ़ने वाला पुरकैफ भी पढ़ेगा, पुरकीफ भी पढ़ेगा। बहुत कम लोग, सुलझे हुए लोग पुरकैफ पढ़ेंगे। हिंदी देवनागरी लिपि में ये बड़ी खूबी है, हिंदी में ये बड़ी खूबी है, जो हम बोलते हैं वैसे, जैसा बोलते हैं वैसा लिखते हैं। डोगरी साहित्य, अगर लिखित साहित्य की बात की जाए तो पिछले लगभग 80 वर्ष से लगातार लिखा जा रहा है। लेकिन सर, कहीं ना कहीं आप नहीं समझते कि आलोचना की बहुत ज़्यादा कमी है? और अगर कहीं आलोचना कहना नहीं चाहिए, अगर आलोचना मिलती भी है तो बहुत हद तक व्यक्तिगत हो जाती है। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे मुंह की बात छीन ली। हमारे यहाँ अभी आलोचना शुरू भी नहीं हुई सही मानों में, और आलोचना के बिना आप ये निर्णय ले ही नहीं सकते कि आपका लिखा हुआ साहित्य किस स्तर का है। हमने 60, 70, 80 सालों में काफ़ी किताबें लिखी। हर साल 20-22 किताबें छप जाती हैं। जब किताब छपती है उसका इजरा होता है और रिलीज़ होती है, तो पेपर पढ़ने वाले, विमोचन में आलोचना हो नहीं पाती। पेपर पढ़ने वाले सिर्फ उसको कभी तनकीद नहीं, पेपर नहीं पढ़ेंगे, क्रिटिकल एप्रिसिएशन नहीं करेंगे, वो सिर्फ उसकी प्रशंसा करेंगे। और उसके बाद अगर हमारे यहाँ तो ये रहा कि जो ज़िंदा हैं अगर उनका कुछ छपता है तो तनकीद नहीं होती, प्रशंसा ही प्रशंसा होती है, और जो चले गए हैं तो उन पर मरसिए पड़े जाते हैं और जीने वालों पर कसीदे पड़े जाते हैं। बहुत कमी है। हम लोगों में और भी बहुत सी कमियां हैं। हम दूसरी भाषाओं का साहित्य नहीं पढ़ते। जब तक हम दूसरी भाषाओं का साहित्य नहीं पढ़ेंगे तो आप कैसे ना कंपेयर करेंगे कि दुनिया के लिटरेचर के, दुनिया के दूसरे देशों के लिटरेचर में या अपने भारतवर्ष के लिटरेचर मुख्तलिफ ज़बानों के मुकाबले में हम कहाँ ठहरते हैं, कैसे ये जायज़ा लेंगे। इसलिए दूसरी भाषाओं का लिटरेचर पढ़ना बेहद ज़रूरी है, जो हम नहीं करते हैं। सर, बातें तो बहुत सी हैं और ये थोड़े से समय में ये संभव भी नहीं है। चलते चलते सिर्फ जो लोग नए लिखारी हैं, लिखने वाले नए लेखक हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, लिखिए, खूब लिखिए, मगर बढ़िया लिखिए। अब क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, अब क्वालिटी की ज़रूरत है। और बढ़िया लिखने के लिए ज़रूरी है कि आप दूसरी भाषाओं, बंगला को पढ़िए, पंजाबी ये अपनी पड़ोसी भाषा पंजाबी है, पंजाबी कहाँ की कहाँ पहुँच गई है। पंजाबी को पढ़िए, बंगला को पढ़िए, आसामी को पढ़िए, अंग्रेज़ी को पढ़िए, फ्रेंच को पढ़िए। देखिए हम कहाँ टिक रहे हैं। लिखिए, खूब लिखिए, लेकिन अच्छा लिखिए, ताकि हमारा मकाम विश्व साहित्य में कहीं बन पाए। सर, अब जाते जाते कुछ मेरे लिए मेरी मातृभाषा डोगरी जान से भी अजीज़ है। मुझे इसके बोलने में गर्व महसूस होता है। आपने ये महसूस किया होगा कि गीतांजलि जब छपी वो बंगला में थी, जिसको नोबेल प्राइज़ मिला। भारत का पहली किताब थी वो गीतांजलि, जिसे नोबेल प्राइज़ मिला। वो वास्तव में बंगला में लिखी गई थी, मातृभाषा में लिखी गई थी, और उसके बाद उसका अनुवाद अंग्रेज़ी में हुआ था। तो मातृभाषा को से चूकिए नहीं। मातृभाषा माँ है। मेरे लिए ये डुगर इयां बच्चे दे ਲਈ जियां माँ, मेरे लिए ये डुगर इयां बच्चे दे ਲਈ जियां माँ, जीवन दी इस शिकल दुपहरी, जीवन दी इस शिकल दुपहरी, इस दे बोले दी गए छां। कि दसां ये डुगर धरती किन्नी सोहनी, किन्नी सुंदर, कन कन जेदा एक नगीना, बड़ी महान ते बड़ी पवित्र, काशी मथुरा भाएं मदीना, मेरे लिए सब किश इस दे अंदर। अक्सर देखा गया है कि जब किसी को इनाम मिल जाता है, पुरस्कार हासिल हो जाते हैं, उसके बाद वो लोग ऐसे सोचते हैं कि उनका काम हो गया है, अब लिखना बंद। आप इस नज़रिए से कहाँ तक मुत्फिक हैं? ये जो अवार्ड है, ये जो सनदें हैं, ये जो पहचान है, ये तो आगे बढ़ने के लिए है, रुकने के लिए नहीं है। ये तो एक बढ़ा हुआ है और इसके आगे बहुत दूर मंजिल है। मैं जदों तक जीना है,
मैं जदों तक जीना है तदों तक लिखना है, मैं जदों तक जीना है तदों तक लिखना है, तो जदों तक लिखना है बस तदों तक जीना है। मातृभाषा डोगरी, उसके प्रति अपने कर्तव्य निभाने के लिए कुछ सोचिए। अस्तित्व, भाषा, संस्कृति और विरासत के इस अंक में अब दीजिए इजाज़त। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। कैमरामैन करण सिंह और राजेश्वर सिंह राजू, एक्सेलसियर न्यूज़ के स्टूडियो से।